So yes, hello guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. It's your travel with DC with his new video. So yes, लद्दाख सीजन आ रहा है, ट्रेवलिंग सीजन आ रहा है, समर आ रहा है, तो सब लोग निकल रहे होंगे घूमने के लिए. So ये बार हम लोग को नया लेके आ रहा है, अ ट्रिप टू भूटान. ये बार हम सारी जगह की एक अच्छी सी आइटनरी आपके लिए प्रिपेयर करेंगे और आपको एक आइडिया देंगे उसका कि आप कैसे जा सकते हो, कहाँ पे फूड अकोमोडेशन होगा, क्या रास्ते हैं, क्या उनका परमिट प्रोसेस है. सो यस, पहले आते हैं भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स. सो यस, बात करते हैं भूटान की. भूटान का मैं सोच रहा था कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, बट कहीं पे भी प्रॉपर एक्यूरेट वीडियो नहीं था. तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिसर्च की जाए और आप सबके लिए एक वीडियो लाया जाए, प्रॉपर एक पैकेज ऑफ वीडियो जहाँ पे आपको पता चले कि भूटान जाना है तो एक क्या बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या बेसिक रूल्स आपको याद रखने हो चाहिए और क्या बेसिक एक रूट प्लान होना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल्स से, जो भूटान में सबसे इंपॉर्टेंट है और हम इंडियन ऑफिशियल्स हैं तो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रख. सो सबसे पहला रूल जो भूटान का है वो है वीज़ा प्रोसेस. वीज़ा प्रोसेस इसलिए क्योंकि भूटान एक अलग कंट्री हो जाता है, हमको इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जाना होता है. जई गाँव से फ्यूसोलिंग करके एक गाँव है उधर, एंड वो एक सिटी है भूटान की जहाँ पे आपको वीज़ा इमिग्रेशन होगा. सो वीज़ा की बात करते हैं तो वीज़ा आप ऑनलाइन, जो इधर नीचे एक लिंक आ रही है उसके ऊपर भी जाके आप ऑनलाइन अपना वीज़ा ले सकते हो, परमिट ले सकते हो. परमिट मतलब उधर वीज़ा ही होता है. एंड सेकंड थिंग, आप उधर वर्चुअली जाके भी वीज़ा ले सकते हो. फ्यूसोलिंग जो मैं आपको सिटी बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आ जाता है, उधर जाके आप ले सकते हो अपना वीज़ा, बट वो होता है थोड़ा लंबा प्रोसेस, लंबी लाइन होती है, आपको खड़ा रहना पड़ सकता है, आपको एक दिन आपका वेस्ट भी जा सकता है. तो आप अगर ऑनलाइन ले सकते हो सो इट्स अ बेस्ट थिंग. आपको एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आप वो क्यूआर कोड बताओगे आपको एंट्री मिल जाएगी. एंड सेकंड थिंग, आप अगर आप लोग बाय एयर जा रहे हो तो आप पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भूटान का, उधर आप उतरोगे, उधर आपका जो भी वीज़ा प्रोसेस है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको उधर हो जाएगी. सेकंड थिंग कि आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए. आधार कार्ड भूटान में वैलिड नहीं होता है. देन आफ्टर वीज़ा, जब आपको वीज़ा मिल गया उसके बाद आपको भरना पड़ता है एसडीएफ फी. एसडीएफ फी क्या होता है? तो एसडीएफ फी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, जो भूटान गवर्नमेंट हमसे लेती है हम लोग को उधर रहने के लिए. तो उनका ग्रीन मोटर, वो रीजन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वो हमारे से फी लेते हैं, वो है 1200 पर डे. अगर आप लोग सपोज 5 डेज के लिए ले रहे हो तो आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको बताना पड़ेगा, आपको अपनी आइटनरी उनको बतानी पड़ेगी. पर डे 1200 रुपीज़ है, तो मतलब 5 डेज इंटू 1200, इतना आपको पर हेड देना पड़ेगा. दूसरी चीज़ उसका ऐसा है कि अगर आपके पास बेबी है जो 0 to 5 ईयर्स के बीच में है तो उसकी कोई भी फ़ी आपको देनी नहीं है. देन अगर आपका कोई बेबी है जो 6 to 12 ईयर्स के बीच में है तो उसकी आपको 50% एसडीएफ फ़ी देनी है. मतलब 1200 है तो आपको 600 रुपीज़ उसके देने होंगे एवरी डे. तो ये एक और चीज़ हो गई एसडीएफ फी के बारे में. अगर आप लोग कार लेके जा रहे हो, कैब लेके जा रहे हो, या अगर आप लोग बाइक लेके जा रहे हो तो उसकी एक फ़ी आती है, वो है व्हीकल फ़ी, ग्रीन टैक्स बोलते हैं उसको, वो आपको देना पड़ेगा 4500 रुपीज़ पर डे का. स्पेशली बाइकर्स के लिए ये चीज़ है कि आपको पर डे 4500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, आप जितने भी दिन उधर रह रहे हो उतने दिन के लिए. थर्ड थिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि टूरिस्ट विजिटिंग श्यामसे, फ्यूसोलिंग, गेलीपू, ये 3 जंक्शंस है जहाँ पे आप 24 आवर्स तक फ्री में रह सकते हो, कोई भी एसडीएफ फी भरे बिना. बट एक मेन चीज़ ध्यान में रखना, 24 आवर्स तक आप इधर रह सकते हो कोई भी टैक्स फी भरे बिना. बट अगर 24 आवर्स एक्सीड हो गए तो उसके बाद आपको 6000 रुपीज़ पेनल्टी एंड प्लस एसडीएफ फी, मतलब 6000 प्लस 1200, मतलब 7200 रुपीज़ आपको भरने पड़ेंगे उधर के इमिग्रेशन ऑफिसर्स को या उधर की भूटानीज़ अथॉरिटी को. सो ये सारी चीज़ें वीज़ा प्रोसेस की, ये सारी चीज़ें अपने परमिट की. एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी व्हीकल लेके आ रहे हो, आप कार लेके आ रहे हो, अगर आप बाइक लेके आ रहे हो, तो वो बाइक आपके नाम पे रजिस्टर है. अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके मम्मी के नाम पे रजिस्टर है या आपके पापा के नाम पे रजिस्टर है या आप रेंट पे लेके आ रहे हो, तो आपको एक अथॉरिटी सिग्नेचर या एक फॉर्म लाना पड़ेगा उनसे कि ये बाइक मैंने इनको इतने दिन के लिए दी है. एंड अगर आप रेंट पे से ले रहे हो तो उनके पास से आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. अगर आप भूटान जा रहे हो और आप जाइगाओ या सिलगुड़ी से कहीं से भी रेंट कर रहे हो तो वो आपको दे देंगे. वो चीज़ आपको उधर ऑफिसर्स को बतानी पड़ेगी कि यस, इनके से हम लोगों ने लीज पे ये बाइक ली है, रेंट पे ये बाइक ली है एंड हम ये चला सकते हैं. भूटान के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये चीज़ को लेके.
सेकंड थिंग वो तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के पास आता है, सो वो रीज़न की वजह से भी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड थिंग आपको याद रखनी है कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, पीयूसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको अपनी आरसी बुक चाहिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के। आपको अपना बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस भी अपने पास रखना पड़ेगा, या तो एक कॉपी रखनी पड़ेगी कि प्रूफ रखना पड़ेगा कि ये मेरे पास है। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी उधर चेक करता है, सो वो आपको वापस भेज सकते हैं भूटान के बाहर। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो था कि वीज़ा अगर आप ऑफ़लाइन ले रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको वीज़ा मिलेंगे। वैसे मोस्टली मिल जाते हैं, बट उधर एक ऐसे रूल्स एंड टर्म्स में एक चीज़ लिखी है कि रॉयल भूटानीज़ गवर्नमेंट जो है वो आपकी वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड थिंग, आप अपने साथ इंडियन रुपीज़ में 25,000 कैश रख सकते हो। देन आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले लो, अपने बैंक से बात कर लो, वो सब चीज़ें हैं, बट 25,000 तक आप अपने पास कैश रख सकते हो। सो गाइस, एग्ज़िट पॉइंट की बात करूँ तो ये आपके नॉलेज के लिए, आपको इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप इधर से निकल सकते हो कि नहीं। एक है श्याम से एग्ज़िट पॉइंट, एक है फ्यूसलिंग एग्ज़िट पॉइंट, जो हम लोग जिससे एंटर होंगे वो वाला, तो उधर से ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं। एक है गेलुपू एग्ज़िट पॉइंट, ये 3 या 4 है एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ से आप बाहर भूटान से निकल सकते हो, बट भूटान में बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको आपको प्रायर अथॉरिटी की परमिशन से ही आपको आगे जाना पड़ेगा, और मोस्टली वो परमिशंस नहीं मिलती है बिकॉज़ ऑफ द तिब्बत बॉर्डर, वो लोग परमिशन नहीं देते। या आपके पास अगर अच्छी जान-पहचान है तो आप लगा के जा सकते हो, बट ये इंटरनेशनल बॉर्डर प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप भूटान में जा रहे हो तो संभाल के जाओ। नो डाउट हम लोग को बहुत ईज़िली हमको उधर वीज़ा मिल जाते हैं, बट बहुत ही सीवियर केस हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारी चीज़ थी भूटान के लिए कि हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या-क्या रूल्स ध्यान में रखते हैं। ये एक बेसिक रूल्स है, आप जाके www.bhutan गवर्नमेंट की टूरिज़्म मिनिस्ट्री ऑफ भूटान पे जाके आप देख सकते हो कि और उनके क्या-क्या रूल्स हैं, उन्होंने डिटेल्स में सारे लिखे हैं। देन थर्ड थिंग ये है, हमारा रूट प्लान क्या होगा? हम लोग जाएँगे कहाँ से? सो आई बिलॉन्ग टू गुजरात, तो मैं गुजरात से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ कि गुजरात सिलीगुड़ी कैसे पहुँचेंगे। तो गुजरात से स्टार्ट किया, हम लोग लखनऊ पहुँचे, लखनऊ से हम लोग निकले और हम लोग बंगाल को बाईपास करते हुए सिलीगुड़ी पहुँचे। ये एक रूट प्लान होगा, ये रूट प्लान आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, आपके राइडिंग डेज़ पर डिपेंड करता है। बरोड़ा टू सिलीगुड़ी आप 4 दिन में भी पहुँच सकते हो, 3 दिन में भी पहुँच सकते हो एंड 5 दिन में भी पहुँच सकते हो। वो टोटली डिपेंड करता है आप कैसी अपनी राइड प्लान करो। एक बार आप सिलीगुड़ी पहुँच गए, सिलीगुड़ी से जयगाँव का डिस्टेंस होगा अराउंड अप्रॉक्स 68 किलोमीटर्स। उसके बाद जयगाँव से आएगी इंटरनेशनल बॉर्डर, जो भूटान की बॉर्डर है। आप बॉर्डर के अंदर एंटर होगे, आपके पास सबसे पहले वो लोग माँगेंगे आपका रजिस्ट्रेशन परमिट, अगर नहीं होगी तो आपको बोलेंगे कि आप अथॉरिटी के पास से ले लो। सो ये सभी हमारी आइटिनरी चालू करते हैं कि डे 1 हम लोग भूटान में क्या करेंगे जब हम लोग सिलीगुड़ी से जा रहे हैं जयगाँव, और जयगाँव से फ्यूसलिंग एंटर कर रहे हैं। सो सबसे पहले डे 1 पे आप निकले सिलीगुड़ी से फ्यूसलिंग के लिए, आपने अपना परमिट का, अगर आपके पास ऑनलाइन परमिट है तो कोई इश्यू नहीं, आप सीधा पारो चले जाओ। बट अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो ये उसके लिए, तो अगर आप ऑफलाइन परमिट ले रहे हो तो आपका आधा दिन जाएगा। आप फ्यूसलिंग में ही रुको, थोड़ा उसका सनसेट देखो, आजू-बाजू की थोड़ी चीज़ें घूमो। सो डे 2 पे आप फ्यूसलिंग से निकलो, पारो के लिए एक अच्छा-सा ब्रेकफास्ट करो, बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर रोड है पारो तक, वो आप एक्सप्लोर करो और पारो पहुँचो, सनसेट का मज़ा लो उधर, क्योंकि वैसा बोलते हैं भूटान में सनसेट बहुत ही प्रिटी दिख, तो सनसेट का मज़ा लो पारो में, और वो दिन आप रात को पारो में ही रुको। डे 3 पे आप निकलो पारो से टांगस्टांग टाइगर नेस्ट के लिए, जो है एक एडवेंचर एरिया, जो है एक ट्रैकिंग एरिया, जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करके बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, वो आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा उधर, और बहुत ही राइडर्स है वो जाते हैं। पारो से उधर की कुछ 1 आवर की राइड होगी, और उसको बाइक रखने के बाद 2 टू 3 आवर्स का ट्रैक होगा। उधर ही आप लोकल डिश ट्राई करो टाइगर नेस्ट की, एंड उधर ही आप अपना सनसेट देखो और वापस आ जाओ पारो पर, और पारो में ही स्टे कर लो। डे 4 से आप पारो को चेकआउट करो, सुबह-सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करो और निकलो चिला पास के लिए। चिला पास भूटान का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो है 13,100 फीट पर। चिला पास से आप जाओ फुनाका। फुनाका बहुत ही सुपर प्लेस है, आप उधर अपना नाइट स्पेंड करो। देन डे 5 फुनाका से आप निकलो फोबिजिकला वैली के लिए। आई एम सो सॉरी गाइस अगर मैं नाम प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट ये चीज़ आपको इधर भी दिख रही होगी, आप लाके, और डिस्क्रिप्शन में भी पूरा मैप है। जो फोबिज का वैली है वो बहुत ही सुपर वैली है, बहुत ही सीरीन ग्रीनरी आपको मिलेगी, तरह-तरह के फ्लावर्स मिलेंगे, लैंडस्केप्स अच्छे हैं उधर, आप अच्छे फोटोज़ की जा सकते हो।
सो यस, वो पूरा दिन आप उधर घूमो, आराम से घूमो एंड देन आप शाम को वापस आ जाओ फुनाका में। एंड देन डे 6 को आप फुनाका को बाय बाय बोल के आप निकलो वापस थिम्पू के लिए, जो है मॉडर्न टाउन ऑफ भूटान एंड बहुत ही फेमस है, आपने भी सुना होगा। सो थिम्पू में आप जाओ, थिम्पू में आपको बहुत सारे इंस्टाग्रामेबल जगहें मिलेगी कि आप फोटो खींच सकते हो। उधर बहुत सुपर्ब टाउन है और बट आपको उधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे होली प्लेसेस है आपको उधर थोड़ी उसकी वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उधर के लोग वो चीज़ को लेके बहुत ही भावुक होते हैं। एंड यस, उधर मोनेस्ट्रीज भी है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री भी है भूटान की, वो सारी थिम्पू में आपको मिल जाएगी, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो एक दिन में थिम्पू। एंड आप देन थिम्पू में ही वो दिन रात को रुक जाओ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया है कि आप फुनाका से थिम्पू आने के बीच में एक डोचुला पास करके आता है, वो भी एक अच्छा पास है, जो हमारे जैसे लेह में पासिस होते हैं वैसे भूटान में भी एक पास है, तो वो क्रॉस कर सकते हो। डे 7 पर आपकी जर्नी होगी वापस आने की शुरू, मतलब भूटान को बाय बाय कहने की। डे 7 को आपको निकलना पड़ेगा थिम्पू से सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी आ जाओ, बहुत ही अच्छा रोड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप थोड़ा आगे भी रुक सकते हो बट सिलीगुड़ी में रुक जाओ, सिलीगुड़ी भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आपको उधर कुछ घूमना है तो आप थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो, आप उधर भी घूम सकते हो। सो ये सिलीगुड़ी रुक जाओ एंड देन आप जहाँ से भी आ रहे हो, आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, आप मध्य प्रदेश से आ रहे हो, आप बंगाल से आ रहे हो, आप उधर का रूट अपने आप से प्लान कर सकते हो। सो ये था एक आइटिनरी प्लानिंग, ये है एक बेसिक आइटिनरी। आप इधर से आप अपनी तरह से प्लान कर सकते हो, आप अपनी तरह से आप उसको मोल्ड कर सकते हो। बस खाली आपको एक आइटिनरी इमिग्रेशन ऑफिस पे बतानी होगी कि यस, ये हमारी आइटिनरी, इतने दिन के लिए हम लोग भूटान में रुक रहे हैं। सो एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो है कि आपको उधर लेना पड़ेगा गाइड, जो है कंपलसरी। अब अगर आप बाइक ट्रिप लेके जा रहे हो, अगर आप फैमिली ट्रिप लेके जा रहे हो, उधर गाइड लेना कंपलसरी है। 2000 रुपीज पर डे एंड 2000 रुपीज पर डे, उसमें उसका खाना, देन अगर वो अपनी गाड़ी में आ रहा है तो उसका पेट्रोल, अगर वो अपनी बाइक पे आ रहा है उसका पेट्रोल, वो आपके साथ आ रहा है तो उसका खाना पीना रहना। एंड गाइड के बिना आप पूरा भूटान नहीं घूम सकते, उधर रूल्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। रीजन बिकॉज भूटान में आप क्यों अलाउ नहीं करेंगे गाइड के बिना, क्योंकि गाइड आपका एक ओवरसीयर है। आपको मैं गाइड गाइड नहीं है, वो भूटान के पास आती है तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। सो उसके लिए आप कोई ऐसे एरिया में ना चले जाओ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ना चले जाओ, या तो आप उनकी कोई होली प्लेस या रिलीजियस प्लेस को डैमेज ना करो। उधर लिटरिंग अलाउड नहीं है, उधर हॉकिंग अलाउड नहीं। ये सारी चीजें के ध्यान रखने के लिए वो आपके साथ होते हैं। एंड अगर आप कोई भी रूल ब्रेक ब्रेक कर रहे हो या कोई भी उनकी चीजें जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं एंड ये ऑन स्पॉट आपको फाइन पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। भूटान में आप जा रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं, सारे बाइफरकेशंस मैं आपको ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उधर जाके भी थोड़ा बहुत देख सकते हो प्राइसिंग को। एंड आपको कोई भी चीज़ मुझे और पूछनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, दोनों की लिंक नीचे आप देख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। सो येस, होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, होप सो कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये भूटान को लेके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को लेके एक पहला वीडियो है पूरे यूट्यूब पर, जो मैं आपको एक पूरा एक सम अप करके दे रहा हूँ, तो इसको अच्छे से लाइक कर देना। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने राइडर फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप जा रहे हो तो शेयर करो। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ट्रेवल विद डीसी, साइनिंग ऑफ।